तो मुझे प्राउड होता है मेरी वाइफ पे कि जब ये स्टेज पर आती हैं तो मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कितने कम शब्दों में इन्होंने बहुत कम बोला है। क्योंकि जब ये स्टेज पे माइक लेके दहाड़ती हैं तो 3-3 दिन के वर्कशॉप में मैं लेकर के गया था, तो मुझे उस दिन ये तसल्ली हुई कि अभी अगर हमें कोई 3 डेज़ का वर्कशॉप भी करना हो तो हम दोनों संभाल सकते हैं। प्रीवियस कंपनी में महिलाओं को लेकर के इतना सम्मान नहीं था, कभी स्टेज पर रिकॉग्निशन के लिए महिलाओं को ऐसे स्टेज पर बुलाना और उसको उस लेवल का अधिकार देना नहीं था। दीपशिखा जी जब फर्स्ट टाइम, ये 2019 की बात, हम सर से मिले थे बिफोर मैरिज और मैंने इंट्रो कराया था प्रीवियस कंपनी के एमडी से, सर मैं शादी करने जा रहा हूँ, और दीपशिखा जी से भी मिलाया था। और इनकी जब एंट्री हुई थी प्रीवियस कंपनी में, तो उस समय से लेकर के हम जब आफ्टर मैरिज 2 साल जो निकाले हैं उस कंपनी में, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को जागृत किया और इनको विमेन एम्पावरमेंट का नेशनल हेड बना दिया गया था उस कंपनी के अंदर में। इनको सब गुरु माँ के नाम से जानते थे और 12 साल 13 साल जो मैंने उस कंपनी में दिया तो मुझे बिजनेस मास्टर, कैलकुलेशन मास्टर, एजुकेशन मास्टर के नाम से जाने थे। पैरों को हाथ लगाते थे सभी लोग जब हमसे मिलते थे, सेल्फी के लिए लोग लाइन में लगे रहते थे। और जब कंपनी क्विट की तो वही गुरु माँ और वही सबके मसीहा, आप समझ सकते हैं क्या बन गए होंगे। मुझे हैरानी इस बात की है कि सही में मैं ब्रांड तब बना जब मैंने कंपनी को क्विट किया। मुझे अपनी वैल्यू ही पता तब लगी। पहले मुझे लगता था कि शायद इस कंपनी में मेरी टीम के लोग या उस कंपनी के लोग ही मुझे जानते होंगे, लेकिन जब कंपनी को क्विट किया तो उसके बाद जो मेरे पोस्टर पर रेड क्रॉस मारा गया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली मची कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कंपनी छोड़ने पर इतनी तबाही मची हुई है। तो उसमें अपनी वैल्यू समझी और मुझे ये प्राउड हुआ कि मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। दोस्तों 2016-17 में मैं कंपनी में नंबर 1 पे रहा, टॉप 5 में मैं हमेशा से रहा। उस कंपनी में सोच को बड़ा करने की बहुत कोशिश की। फर्स्ट 2015 में मैंने ऑडी कार 50 लाख की ली थी उस समय पर। उसके बाद 8 महीने के बाद 1 करोड़ की जैगवार ली थी। मुझे वहाँ पर बधाइयाँ नहीं मिली थी, वहाँ मुझे झटके मिले थे कि ये व्यक्ति पागल है, क्योंकि ये ले रहा अब हमको भी लेनी पड़ेगी। ये लोगों की सोच थी, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट की ये सोच थी कि टॉप लीडर के पास एक फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, और वहाँ के कुछ टॉप लीडर्स ने फॉर्च्यूनर बुक भी करवा दी थी और मैं ऑडी ले आया। और यहाँ तक कि जब मैंने जैगवार लेने की बात की तो मुझे मना किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्यों मना किया जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि शायद दूसरे लोग, मुझे याद आती है बाली सर की बात, सोचने की हिम्मत तो करो, वो सोचने की हिम्मत नहीं थी। पिछले 4 साल से मैं ये देख रहा था कि आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आए कि 12 साल बाद ही तेरे को पता लगा। पूछेंगे ना लोग तो कि तो तुम जब कंपनी में कैलकुलेशन मास्टर थे, एजुकेशन मास्टर थे, तो तेरे को अब समझ में आया कि ये कमियां थी। तो दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को ढूंढ कर नहीं आता कि किस माँ की कोख से जन्म लेना है, उसको उसकी माँ ही अच्छी लगती है। क्योंकि मेरी जो जर्नी है, बचपन से मैंने अमीरी गरीबी दोनों लाइफ को बहुत जिया है। पैदा हुआ था तो मैं रईस था, पापा की 6 दुकानें थी और खूब पैसे थे। हम डरते थे कि अभी महीने एंड होता था तो पैसे गिनने पड़ेंगे, हमें बिठा देते थे। फिर थोड़े से बड़े हुए तो इतनी गरीबी देखी कि सुबह नाश्ता करने के लिए भी मम्मी बोलती थी कि तेरे पापा 40 रुपये लेकर के आएंगे, आटा आएगा तो रोटी बनेगी। और फ्री के स्कूल में मुझे पढ़ाया।
नंबर 1 मैं 99% मार्क्स मुझे लेना पसंद नहीं था, मैं 100% मार्क्स लेता था। लेकिन उस दरिद्रता गरीबी के कारण मेरा मन उठ गया, क्योंकि स्कूल में नंबर 1 होने के बाद भी मुझे स्कूल से टीचर्स ने जेलस करके कि ये बच्चा हरियाणा में जन्म लिया हुआ है, पंजाब में आकर के पढ़ रहा और ये टॉपर है, और हम ट्यूशन जिनको पढ़ा रहे हैं वो इनसे नीचे हैं। तो उनको मौका मिला। एग्जामिनेशन फीस 135 रुपये उन्होंने कहा कि आपको भरनी पड़ेगी, भले आपकी स्कूल फीस माफ है। और मुझे याद है 135 रुपये मैं 10 दिन में जोड़ नहीं पाया था, उधार मांग मांग के भी, और स्कूल के एग्जाम से मुझे उठा दिया गया। और एक वर्ड बोला, जब 135 रुपये की इतनी औकात नहीं है तो स्कूल में आने की क्या ज़रूरत है। उस समय मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था। मैं समझ गया था कि दुनिया में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी पहुंच है, आपकी वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बीज डला था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन क्या करना है वो समझ नहीं आया। तो मैंने 9 साल कंप्यूटर सेंटर चलाया। कंप्यूटर सेंटर कहने में आता था, लेकिन लोन लेकर के PMRY से 9 साल 2-3 कंप्यूटर पर घर पे ही रख करके और वहीं ट्यूशन की तरह पढ़ा करके मैंने घर चलाया। मैं 12-13 साल की एज में घर चलाने लग गया था, फैमिली की सारी जिम्मेवारी संभाल ली थी। लेकिन उस 9 साल में एक चीज सीखी कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप एक कोल्लू के बैल की तरह वहीं पर चक्कर काटते रहते हैं। क्योंकि मैंने 15 साल एक कमरे में बिताए। एक ही कमरा था, किराए का था, उसी में फैमिली रहती थी, उसी में मैं कंप्यूटर सिखाता था। वही बेडरूम था, वही कंप्यूटर सेंटर था। मुझे बाइक तक चलानी अभी तक भी नहीं आती, मुझे कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ नहीं आता। लेकिन सपने बड़े थे। घर वाले कहते थे कि बाइक तो सीख ले, नहीं तेरे को कोई नौकरी भी नहीं देगा। तो उसी समय मैं बोलता था बाइक लेनी किसको है, मैं तो गाड़ी लेकर के आऊंगा। उन दिनों में जब 40 रुपए घर में आने की नौबत थी, उन दिनों में मेरे ये सपने थे। फिर घर से कमेंट आया कि गाड़ी भी तो सीखनी पड़ेगी, तो मैंने कहा मैं ड्राइवर रखूंगा। उस सोच बड़ी होने के कारण समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र एक साधन है जो बिना पूंजी लगाए मुझे आसमान की बुलंदियों तक लेकर के जा सकती है। और 2010 में मैंने फर्स्ट स्टेप रखा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उसमें नॉलेज नहीं थी कि इस कंपनी में काम करना है, क्या करना है, कुछ नहीं न थी। मेरा फ्रेंड सर्कल 0। आप में से कुछ लोगों के बहाने होते हैं, मेरे पास लिस्ट नहीं है, घर के लोग बात नहीं सुनते हैं, बाहर के लोग को मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन मेरा सर्कल ही 0 था। फैमिली के 4 लोगों के अलावा मेरा कोई सर्कल नहीं था। मुझे लोगों से बात नहीं करनी आती थी। लोग सोचते थे ये शायद इनका गूंगा ही पैदा हुआ है। ये पड़ोस में बात भी चलती थी। बहुत ही इंट्रोवर्टेड था, कमरे में बैठा रहता था, स्कूल और घर, इसके अलावा मैंने कभी लाइफ में अपने मेरा एक सिंगल दोस्त भी नहीं बनाया, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम जिसमें बोलना ही होता है और लोगों से मिलना ही होता है। वहां पर भी मैंने 1 साल तो ये सीखने में लगा कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, और अगले 3 साल में वहां के भी सारे रिकॉर्ड तोड़े और फर्स्ट ऑडी, फर्स्ट जैगवार और फर्स्ट लेवल पे टॉप पे मैं वहां पर पहुंचा और 20 से 25 लाख रुपए मंथली इनकम पे मैं पहुंचा। अब सवाल सबका यही है, फिर क्या जरूरत पड़ गई कंपनी को छोड़ने की? जब लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, उसके बाद क्यों छोड़ा, क्यों क्विट किया? तो उसी समय ठान लिया कि वो मन से ही बताऊंगा मैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। इन 12 साल में मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहला वर्ड एक सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग माल बेचने का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है। और प्रीवियस कंपनी में हमें यही सिखाया जाता था कि कनोपी लगा करके माल बेचना है। आफ्टर बिकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, 20 से 25 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी आपको रोड पे कनोपी लगा के बैठना है, तभी लोग आपको देख करके माल बेचेंगे। ये बहुत सारी कंपनी कर रही है आज के टाइम में मार्केट में। हमें सेल्समैन बना के छोड़ देती है, हमारी लग्जरी लाइफ को वो एक ऐसा बना देती हैं कि बस कैसे भी उनका माल बिकना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था, कंपनी स्टार्टिंग में छोटी छोटी आती हैं, बहुत सारा प्रॉफिट दिखाती हैं,
40% हमें प्रॉफिट दिखाया गया था और 2017 में जब सारा कैलकुलेट किया तो 25% ही प्रॉफिट रह गया। समझ गए कि मैंने 2016 में जो टॉप पे आउट लिया था 2022 तक 7 साल में वो आगे क्यों नहीं जा रहा, वो 20-25 के बीच में आकर के रुक क्यों गया है। जब मेरी टर्नओवर 3 गुना बढ़ गई है, जब मेरी टीम 3 गुना बढ़ गई है, जब मैंने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा दिया, लेकिन पे आउट 1% भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है।